टू सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जो कुछ बाकी रह गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हम लोग सेकेंड पार्ट उसका आज पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है सामाजिक जीवन। ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो बाकी रह गए थे। सामाजिक जीवन। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा कालीन समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। तो यहाँ पर मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूर्तियों का मिला है जो देवी लोग के थे, जिससे पता चलता है कि ये मातृसत्तात्मक पीढ़ी था उस वक्त, जो वक्त था। ओके, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषों व महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे दोनों लोग आभूषण का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। ओके, मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, तो पशुओं को आपस में लड़ाई, यानी कि वो लोग जानवरों को एक दूसरे से लड़ाते थे, फिर देखते थे, नृत्य होता था। और इसके अलावा ये सब प्रचलित था बहुत ही ज़्यादा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। ओके, उसके बाद है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है? तो धार्मिक जीवन में हड़प्पा में जैसे कि वो लोग धर्म में क्या किसका पूजा करते थे, क्या करते थे, कैसा उनका आस्था था, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे धार्मिक जीवन। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं, यानी कि पकी हुई मिट्टी के बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, स्त्री मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा है क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो पशुपति का एक शिव का जो मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मूर्ति। ठीक है, उसके बाद है धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की जो उपासना थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, लोकप्रिय थी। ओके, एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। मतलब एक मूर्ति में ऐसा दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब कि धरती को इससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वो में कुबड़ वाले बैल। कैसे? कुबड़ वाले बैल व पक्षी में फाख्ता की पूजा होती थी। पक्षी में कौन सा? फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा प्रचलित थी। कौन सी पूजा? वृक्ष पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि यहाँ पर कोई भी मंदिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है समाधान। ये देखते हैं हम लोग समाधान में क्या है। आमतौर पर मृतकों की गतों में दफनाया जाता था। मृतकों को कहाँ दफनाया जाता था? गतों में दफनाया जाता था, यानी गर्तवास होता था, उसको उसी में दफनाया जाता था मृतक को। ओके, उसके बाद परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर, यानी कि कुछ कहीं किसी जगह पे जो मृतक होते थे, मृत शव होते थे, उनको जलाकर उनकी जो राख जब बचती थी उस राख को ज़मीन में दफनाया जाता था। कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक जीवन। उनका राजनीतिक जीवन क्या रहा होगा, कैसे वो लोग राजनीतिक जीवन में रहते थे, वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके,
राजनीतिक जीवन। सैंधो सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। सैंधो सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर मंदिर नहीं पाया गया। ठीक है, पहले मंदिर होते थे, मंदिर में पुरोहित होते थे और वो उसकी व्यवस्था करते थे। यहाँ पर मंदिर ही नहीं पाया गया, तो यहाँ पे पुरोहित का कोई व्यवस्था नहीं पाया गया। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, यहाँ का हर चीज़ सिर्फ एक पुरातात्विक आधार पर बनाया गया है, कोई भी चीज़ लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद है हड़प्पाई लोगों पर लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था, जितना कि वाणिज्य की ओर। उन लोगों का वाणिज्य की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान था। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन उनका कैसा रहा होगा, ये देखते हैं। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। ओके, यहाँ पे लोगों का उस टाइम में सबसे ज़्यादा उन लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार से वो लोग सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे। और व्यापार में क्या चीज़ था, तो पशुपालन था और कृषि व उद्योग था। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था और कृषि का उद्योग था। ओके, उसके बाद है कृषि में क्या है, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। मतलब उसमें जो पहले के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से अनजान थे। वो लोग लकड़ी का कुदाल यूज करते थे। क्या चीज़ का, लकड़ी का कुदाल द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधोवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। कितने फसल का, तो 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ कौन सा मुख्य फसल था ये। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। बढ़िया किस्म का जौ का साक्ष्य मिला है बनवाली में। उसके बाद है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। ओके, नदी तालाब द्वारा सिंचाई होती थी। तब सिंचाई ये लोग कैसे करते थे, ये लोग नदी और तालाबों के द्वारा इसका रास्ता बनाकर और ये लोग सिंचाई करते थे। नदी तालाब, ठीक है, यहाँ पे नहर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, सिर्फ यहाँ पे नदी और तालाब ही पाए जाते थे। ठीक है, इसी के साक्ष्य मिले हैं और इसके अलावा और कोई भी चीज़ के साक्ष्य, मतलब नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है व्यापार में इनका क्या क्या व्यापार था, कैसे व्यापार करते थे, ये हम लोग देखेंगे। ओके, उद्योग सैंधवासियों का प्रमुख उद्योग था। उनका क्या उद्योग था, तो सैंधवासियों का प्रमुख उद्योग था कपड़ा का, यानी वस्त्र उद्योग, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। जिसका प्रमुख केंद्र कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी क्या चीज़ का उपयोग करते थे, कैसे वस्त्र का, तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चहुंदड़ों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, तो चहुंदड़ों से। ओके, फिर नेक्स्ट है व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली ये इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधु वासियों का विदेश व्यापार कहाँ कहाँ होता था, तो इराक में, ईरान में, बहरीन, मिस्र से होता था। ओके, इतिहास दिलमन की पहचान, मकरान तट से मेलुहा की पहचान,
सिंधु क्षेत्र से करते थे। ये सब इस जगह का नाम है, यहाँ से इसकी पहचान हुआ करती थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ वहाँ के सिक्के कैसे होते थे और कैसे बनते थे। मुहरे तथा बाट, ओके, में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलखड़ी से होता था। कैसे से? तो सेलखड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर? तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मापदंडों में दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग होता था। ओके, अब तक ये इसके मोहरों के बारे में ही है, सिक्के के बारे में ही है। अब तक लगभग 2000 मोहरें सील प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो 2000 सील अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। ओके, उसके बाद है लिपि। वहाँ की लिपि क्या थी? हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी, यानी कि वहाँ का जो लिपि था बिल्कुल चित्र के जैसा, चित्र को दिखाकर उसका वहाँ का लिपि था। और बिल्कुल यह लिपि गेमुत्रिका पद्धति में वह चित्रात्मक है। ये लिपि है, ठीक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्र, मतलब कि फ़ोटो प्राप्त हुए हैं। मतलब कितना प्राप्त हुए हैं? 375 से 400 तक। लेकिन अब तक कोई भी पढ़े नहीं जा सके हैं। कोई, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, तो सभ्यता का अंत, सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में क्या है? मतभेद है, जो निम्नलिखित है। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप से हो गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा आया और ख़त्म हो गया, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य आक्रमण किए और ये सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गया, कुछ का कहना है बहुत भयंकर बाढ़ आया उसमें ख़त्म हो गया। लेकिन ख़त्म कैसे हुआ था वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पतन का कारण क्या क्या है? पतन का कारण है भूकंप। तो एक विद्वान का थेल्स विद्वान का कहना है कि भूकंप से ख़त्म हुआ सिंधु सभ्यता। कैनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा से ख़त्म हुआ। आर्यों का आक्रमण। व्हीलर व गार्डन का कहना है कि आर्यों के आक्रमण से ख़त्म हुआ। विदेशी आक्रमण, ये किनका कहना है? तो ये है गार्डन एंड चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड है, उनका कहना है। अस्थिर नदी तंत्र, नदी का जो प्रवाह है वो अस्थिर था, इसकी वजह से ख़त्म हुआ, ये कहना था लैब्रिक का। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्या है? बाढ़। अब बाढ़ से ख़त्म हुआ, ये किसका कहना था? तो मैके, राव और मार्शल, ये 3 थे। इन लोगों का कहना था कि बाढ़ से ख़त्म हुआ। और एक है जलवायु परिवर्तन से ख़त्म हुआ, ये इनका कहना था। स्टाइन व घोष का कहना था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट तथ्य, कौन कौन से तथ्य हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का, इसके बाद ये हम लोग टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर हैं। हड़प्पाई सीलें कैसी थी? चौकोर हैं। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में। मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है वह बनवाली में। उसके बाद रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। रंगपुर में क्या चीज़ का? बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। उसके बाद संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगरीय योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। जो वहाँ की आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिला है। आलमगीरपुर भी बहुत ही ये जगह रहा है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा साक्ष्य मिला है, ठीक है। सरस्वती जहाँ बहती है, अब विलुप्त हो गई, वह क्षेत्र विंसन कहलाता है, ठीक है।
हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। नगरों को कैसे आयताकार खंडों में बांटा गया था? ऐसे बांटा गया था, वो लोग ऐसे बांटा गया था। ये सब सड़क थे, ये सड़क था, और ये भी सड़क, ये भी सड़क, ये भी सड़क, और यहाँ पे घर बनाए जाते थे। ये सब होते थे घर। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूत्कागडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। ये लोग, ये जो दो हैं, सूत्कागडोर और सुरकोतदा, ये जो है, ये नगर कैसे थे? एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं, सूत्कागडोर और सुरकोतदा, तो ये कैसे थे? तो समुद्र तटीय, ये समुद्र के नज़दीक थे, समुद्र के पास थे। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है।